हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गाला के असाइनमेंट के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम साइंस का पेपर सॉल्यूशन 2 करेंगे। ठीक है। और इस पेपर सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर हम पेपर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यू वाला। ठीक है। तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ एमसीक्यूज दिए होंगे, उसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स आपको चूज करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। of what is the reaction an example, मतलब यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दिया है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है वो कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो आपको मुझे बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा, एल्यूमिनियम जो है क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, मोर देन आयरन। सो एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के अंदर होता है सल्फोनेट ग्रुप। ठीक है, तो सल्फोनेट ग्रुप कौन सा है, सी वाला, SO3Na। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट डज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन सबसे पहले किस में होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट के अंदर, एंड देन आफ्टर बेटा एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लैक्टिक एसिड वगैरह सब कुछ बनता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। इन फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा, पायरुवेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड विदाउट यूज ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन का यूज किए बिना बेटा इससे कौन सी एनर्जी है जो हमें मिल सकती है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल सकती है। तो इसका आंसर आएगा डी, सोलर एनर्जी, जिसके अंदर कोई भी टर्बाइन की जरूरत पड़ती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, where should an object be placed to obtain its image as real and of same size as the object by a convex lens। तो convex lens का यूज करके बेटा हम ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी साइज का इमेज लाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आता है बेटा एट 2f1। कहां पर आएगा, एट 2f1। 2f1 यानी कि क्या होता है, सी होता है। ठीक है, मिरर के अंदर हमने बेटा क्या देखा है, एफ एंड सी देखा है। तो पहला जो पॉइंट होता है, ऐसा मिरर लगाते हैं, ऐसा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। पहला जो होता है एफ एंड देन आफ्टर होता है सी। सो सी इज नथिंग बट 2f। तो मिरर पूछे या लेंस पूछे, आंसर क्या रहेगा, 2f ही रहेगा, या तो सी रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, विच ऑप्टिकल फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो इसका आंसर आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में लिख के मत आना बेटा, रिफ्लेक्शन अलग चीज है और रिफ्रैक्शन अलग चीज है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन इज हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ब्लैंक चेन। मतलब कौन सी चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांच होती है कि साइक्लिक होती है। ठीक है, अभी तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यदि सारे के सारे कार्बन सीधी लाइन में हो गए तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट। अगर यदि कोई एक कार्बन बेटा नीचे आ जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रांच। और साइक्लिक किसको बोलते हैं, साइक्लिक के अंदर जो भी कार्बन है ऐसे राउंड फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक। और मेरा साइक्लोहेक्सेन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है बेटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम an element is 286, then this element is placed in the blank group। कौन से ग्रुप के अंदर होगा, तो ग्रुप जानने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानो। तो 2 + 8 10, 10 + 6 16th वाले में होगा, कितने हो गए, 16th वाले के अंदर। ठीक है, और सेम बेटा ग्रुप की जगह पे यहाँ पर पीरियड पूछा होता है, तो पीरियड के अंदर आपको बेटा देखना होता है नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्बिट कितनी है वो देखना होगा। तो पहली ऑर्बिट होगी तो फर्स्ट पीरियड का होगा, सेकंड ऑर्बिट होगी तो सेकंड का होगा, एंड थर्ड ऑर्बिट होगी तो क्या होगा, थर्ड पीरियड का होगा। तो अगर जिसमें पीरियड पूछा होगा तो थर्ड आएगा, और ग्रुप पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16। तो ग्रुप के अंदर आपको काउंट करने होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पीरियड के अंदर आपको काउंट करना होता है नंबर ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमंस रेड ब्लड सेल रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है बेटा, हमारे में होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टेस्टिस प्रोड्यूस हॉर्मोन्स कॉल्ड ब्लैंक। तो टेस्टिस में से जो प्रोड्यूस होता है कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4 डायोप्टर, then the lens is
यहाँ पर देखो आपको पावर जो दिया है वो नेगेटिव में दिया है, नंबर कोई भी हो इससे कोई इश्यू नहीं। पावर अगर जो मेरा नेगेटिव में है देन वो लेंस होगा कॉनकेव लेंस। कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस। और मेरा पावर जो है पॉजिटिव में होता है तो होगा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर को इंपॉर्टेंस नहीं देना, आपको साइन को इंपॉर्टेंस देना है। अगर ये नेगेटिव है देन इट इज अ कॉनकेव, इफ इट इज अ पॉजिटिव देन इट इज अ कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी यूज टू राइड अ बाइसिकल इज। बाइसिकल को राइड करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो कौन सी होती है? मस्कुलर एनर्जी होती है। सो अभी हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन के, एल एंड एम ऑर्बिट। ठीक है, तो थर्ड पीरियड बोला है बेटा, तो इसके पास 3 ऑर्बिट होगी। तो पहली ऑर्बिट को बोलते हैं के, दूसरी ऑर्बिट को बोलते हैं एल एंड तीसरी ऑर्बिट को बोलते हैं एम। तो ये बात सही है बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने अब वो 8th नंबर के जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर यदि आपको कोई भी एलिमेंट का पीरियड जानना है तो उसकी ऑर्बिट को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिट है तो इसका पीरियड कौन सा होगा? तीसरा होगा। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए which possesses the information about protein synthesis। तो यहाँ पर देखो बेटा आपको 2 पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट बोला है कि जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, यहाँ तक का स्टेटमेंट जो है ट्रू है। बाद में देखते हैं विच पोसेसेस द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जीन का काम बेटा प्रोटीन सिंथेसिस का नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है बेटा वो होता है क्रोमोसोम का। तो यहाँ पर बेटा एक टोटल स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये बात गलत है बेटा। जब भी कोई रेयर मीडियम के अंदर एंटर करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेगी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमारा अर्थ है और इसका एटमॉस्फेयर यहाँ तक होता है। उसके बाद क्या होता है? नो एटमॉस्फेयर। इसके बाद कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी कि जीरो एटमॉस्फेयर। उसमें से वो मान लो कि कोई ना कोई एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होता है, तो ये रेयरर होगा और ये डेंसर होगा। तो जब एंटर करेगा तो स्पीड डिक्रीज होगी, यानी कि डेंसर में क्या होता है? डिक्रीज होता है। डी टू डी याद रखेगी, डेंसर टू डिक्रीज। डेंसर में आएगा तो डिक्रीज होगा। अब मेरा देखो यहाँ पर कौन किस में जा रहा है? डेंसर में से रेयरर में जा रहा है, तो डेंसर में ज्यादा होगा तो डिक्रीज होगी, बट रेयरर में आएगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ऐसा बोला है कि रेयरर में आएगा तो डिक्रीज होगा, जबकि एक्चुअल में डिक्रीज कब होता है? जब डेंसर में एंटर करता है तब। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉनकेव मिरर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज एज अ रिफ्लेक्टर फॉर द सोलर कुकर। ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल करेक्ट है। सोलर कुकर के अंदर जितने भी सोलर रेज होते हैं बेटा, उसको एक जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए जो यूज किया जाता है कौन सा यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर्स। रेज को एक जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए जो भी मिरर यूज किया जाता है वो होता है कॉनकेव मिरर। और सोलर कुकर के अंदर हम कुछ ऐसा ही करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का फंक्शन कौन सा है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज है लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल। ये सारे जो एक्टिविटीज है बेटा उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा हिंड ब्रेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एविडेंस ऑफ विच ऑर्गन इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन डू नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर। तो इसका आंसर आता है बेटा एनालॉग ऑर्गन्स। ठीक है, विच एविडेंस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज कंसिडर्ड एज अ एंशिएंट डॉक्यूमेंट। तो फॉसिल्स जो होते हैं बेटा उसको कंसिडर किया जाता है एज अ एंशिएंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, गिव द नेम्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सी। सी में से कौन कौन से एनर्जी आपको मिलती है? तो सबसे पहला होता है टाइडल एनर्जी, फिर होता है वेव एनर्जी एंड देन आफ्टर आता है आपका ऑर्शियल थर्मल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, वेयर इज ओजोन लेयर प्रेजेंट। ओजोन लेयर कहाँ पर होता है? तो ओजोन लेयर जो बेटा है वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है बेटा? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ठीक है,
नेचुरली फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ एटमोस्फियर, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। तो अगर आप खाली स्ट्रेटोस्फियर लिख के आओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयंक स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फैंस एंड बल्ब्स ऑफ हिज क्लासरूम ड्यूरिंग द रिसेस टाइम। विच अप्रोच इज इट कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के लिए बेटा आपको 5 आर समझाए गए, ठीक है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन बेटा 99% पूछा जाता है, तो ये 5 आर तैयार करके जाना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मयंक क्या कर रहा है, क्लासरूम के बेटा फैंस एंड बल्ब को क्या कर रहा है, स्विच ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अप्रोच हुआ, रिड्यूस का। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर रहा है, यूज इसका क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं अप्रोच ऑफ रिड्यूस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मैच द फॉलोइंग पेयर्स प्रॉपर्ली, ठीक है। तो पहला है पॉन्स। पॉन्स का काम क्या है बेटा, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। पॉन्स क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन के जो भी बेटा मैसेजेस होते हैं वो प्रोवाइड कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो पहले हम बेटा बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड है जिसको पानी के अंदर ऐड करोगे तो क्या फॉर्म करेंगे, एसिड फॉर्म करेंगे, तो इसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। और कुछ ऑक्साइड ऐसे है जिसको पानी के अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो बनाते हैं बेस, तो ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। सो ऑक्साइड अगर दी एसिड बनाएंगे पानी में मिलके तो उसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। अगर दी ऑक्साइड पानी में मिलने के बाद क्या बनाते हैं, बेस, दैट इज देन इट इज अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर, मैंने आपको लिख के दिए। तो पहले देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ऐड करोगे बेटा तो वहां पर सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, और CO2 को अगर दी ऐड करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते बेटा ऐसे ऑक्साइड्स जो पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल्स एंड ऑर्स। तो पहले मिनरल्स क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। तो अर्थ के क्रस्ट में से जो नेचुरली आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। और किसको बोलते हैं, तो ऐसे मिनरल्स के जिसके अंदर जो मेटल है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और उस कंसंट्रेशन को निकालने के लिए जो भी प्रोसेस किया जाएगा वो प्रॉफिटेबली इसको निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं और। तो मिनरल्स क्या होते हैं, सो मिनरल्स आर व्हाट, एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट एज नोन एज अ मिनरल्स। मतलब अर्थ के क्रस्ट में से जो नेचुरली हमको मिलते हैं कंपाउंड्स या तो एलिमेंट्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं ओर्स की। ओर्स क्या होता है, तो ऐसे स्पेसिफिक काइंड के मिनरल्स जिसके अंदर मेटल का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई परसेंटेज में होता है, और इसको अगर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिटेबली होगा। तो ऐसे मिनरल्स को बोलते हैं हम ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक्सप्लेन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड ने बेटा हमारे पास जो एलिमेंट्स है इसको अरेंज करने का एक तरीका निकाला था। अब न्यूलैंड ने क्या किया था बेटा, तो उसके वक्त बेटा शायद 56 जितने एलिमेंट्स थे, तो 56 एलिमेंट को इसने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसने अरेंज किया था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जैसे जैसे वो अरेंज करता गया वैसे वैसे इसको पता चलता गया कि भाई हमारा पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज सेम आती है। तो हर 8वें एलिमेंट में एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट था बेटा उसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। और एक कुछ बेटा हमारे म्यूजिकल नोट्स के जैसे ही होते हैं, जैसे कि सा रे गामा प ध नी सा। तो पहला सा और 8वां सा दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना बेटा। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो इसी वजह से बेटा न्यूलैंड का लॉ है जो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अभी देख लेते क्या है। न्यूलैंड ने क्या किया था बेटा, ऐसा ऑब्जर्व किया था कि भाई 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उसके पहले वाले एलिमेंट के जैसे, ठीक है ना बेटा। तो इसी वजह से इसको बोला गया है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे कि सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट आफ्टर लिथियम। तो लिथियम की प्रॉपर्टी और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी विल बी रिपीटेड, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि 8वें एलिमेंट पे प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। तो लिथियम के बाद 8वां कौन है, सोडियम। तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी क्या है, सेम थी, ठीक है ना बेटा। सिमिलरली बेटा मैग्नीशियम की और बेरिलियम की दोनों की प्रॉपर्टीज क्या आती है, सेम आती है। और बेरिलियम से अगर आप काउंट करोगे तो हमारा मैग्नीशियम जो है कौन सा होता है, 8वां एलिमेंट होता है। दैट मीन्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव सेम प्रॉपर्टीज। तो ये था बेटा हमारा कुछ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम विथ इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कहने का मतलब है कि अगर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जान लोगे तो क्या आप जान सकते हो कि भाई हमारा एलिमेंट जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां पर होगा। तो हाँ, इसका आंसर सही है बेटा। क्यों? क्योंकि अगर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास कितने ऑर्बिट है और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्या देगा, सीधे कॉलम देगा, ठीक है। सीधे कॉलम यानी कि क्या देगा, ग्रुप देगा। क्या देगा, ग्रुप। और अगर आप इसका ऑर्बिट देखोगे, जैसे कि मान लो कि मेरे पास सोडियम है बेटा, तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाएगा तो 281, तो कितने ऑर्बिट हो गए बेटा, 3 ऑर्बिट हो गए, ठीक है ना। यानी कि इसके पीरियड कौन सा होगा, थर्ड। और लास्ट ऑर्बिट के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो यानी कि क्या होगा, ग्रुप 1। तो लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको क्या देते हैं, ग्रुप देते हैं। और यहाँ पर कितने ऑर्बिट है वो आपको क्या देंगे, पीरियड। तो इसके हिसाब से आप जान सकते हो कि भाई एलिमेंट कहां पर होगा। तो थर्ड पीरियड में, ग्रुप 1 में, ठीक है। ग्रुप 1 एंड पीरियड 3, वहां पर आपका एलिमेंट पड़ा होगा सोडियम। तो अगर भी कोई एलिमेंट का लोकेशन आपको जानना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यही डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको आंसर में लिख के दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। ठीक है, पुबर्टी का टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, 13 to 14 ईयर के बाद का जो टाइम पीरियड होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, पुबर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो पुबर्टी के दौरान बेटा बॉयज के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चेंजेस क्या है बेटा, तो बॉयज जो है उसकी बॉडी मस्कुलर बनती है, ठीक है। वाइड शोल्डर्स बनते हैं और नैरो हिप्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं बेटा चेस्ट के अंदर, फेस के ऊपर, लाइक बियर्ड है, मस्टक्स है बेटा, ठीक है ना। अभी जो वॉइस बॉक्सेस होते हैं बेटा वो थोड़े फूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, हमारा जो वॉइस है बेटा वो डीपर बन जाता है, थोड़ा गहरा वॉइस बन जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा क्या हो गया चेंजेस आपके अंदर, तो टेस्टिस जो है वो क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ओकेशनली आपका जो पीनस होता है बेटा वो क्या करता है, लार्ज और इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, व्हाट आर होमोलॉगस ऑर्गन्स, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, होमोलॉगस ऑर्गन किसको बोलते हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स जिसका ओरिजिन सेम होगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, बट उसका वर्किंग क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसके फंक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अगर दी ओरिजिन्स इक्वल है, सेम, बट वर्किंग इज व्हाट, डिफरेंट, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये बेटा हमको कैसे हेल्प करते हैं इवोल्यूशन के अंदर, तो इवोल्यूशन के अंदर वो हेल्प करते हैं बेटा, द प्रेजेंस ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स सजेस्ट दैट द ऑर्गेनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीसीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। यानी कि अगर यदि आपको बेटा मान लो कि अभी हम कोई एक ऑर्गन्स ले लेते हैं, इसका बेटा एंसेस्टर कौन सा होगा वो जानना है, तो उसके जैसा ही आपको होमोलॉगस ऑर्गन्स आपको एक देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर से हम जान सकते हैं कि भाई हमारा जो स्पीसीज है वो कहाँ से आया था, उसके बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है, 4 limbs of humans, lizards, frogs all have the 5 fingers arrangements but serves different functions। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने आपको 3 स्पीसीज दी है बेटा, उसके जो 4 limbs होते हैं उसके अंदर 5-5 फिंगर होती है, लेकिन क्या हर एक के अंदर ये 5 फिंगर सेम वर्क के लिए यूज किया जाता है, सेम फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है, नहीं। वो हर एक के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई इज टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है,
तो टंगस्टन के पास बेटा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो उसको खास बनाती है, ठीक है। लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और डू नॉट रिएक्ट विथ गैसेस ऑफ एयर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करता है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से टंगस्टन जो है उसको कहां पर यूज किया जाता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही बेटा इस फिलामेंट को हीट किया जाएगा तो ना तो पिघलता है ना तो किसी के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से टंगस्टन का यूज बेटा वाइडली किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट्स के अंदर सीरीज कनेक्शन क्यों यूज नहीं किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन यूज किया जाता है लेकिन सीरीज कनेक्शन को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो इसके कुछ रीजंस है, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई मान लो कि अगर सीरीज कनेक्शन के अंदर पहले मैंने कुछ डिवाइसेस लगा दिए, ठीक है ना, तो मान लो कि पहला डिवाइस खराब हो गया तो बाकी के डिवाइस चालू होने के बावजूद भी चालू हो गए नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से बेटा हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पहला इसका लॉस है। अगर मान लो कि आपको लास्ट वाला चालू रखना है तो बाकी के सारे जो भी आपको यहाँ पर टूल्स लगाए वो सारे के सारे टूल्स आपको चालू रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसकी वजह से आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ जाता है। अब यहाँ पर करंट को जाने का रास्ता कितना है, एक ही रास्ता है, तो हर एक के अंदर से सेम करंट पास होगा, जबकि अलग अलग डिवाइस को अलग अलग करंट की जरूरत होती है। तो ये बहुत कुछ खामियां है बेटा जिसकी वजह से सीरीज कनेक्शन को यूज किया जाता नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है आप रीड करके देख के लिख सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? तो पहले तो बेटा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी मैग्नेट मूव कब करता है, ठीक है, डिफ्लेक्ट कब करता है। डिफ्लेक्ट करने का मतलब करना है मूव करना है, ठीक है। तो कंपास निडल जो होती है बेटा वो वन काइंड ऑफ मैग्नेट होता है, ठीक है। कंपास निडल जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेट होता है। तो जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के नजदीक लाया जाता है तो दोनों मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरफियर करती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। इसीलिए बेटा हमारा जो कंपास का निडल है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं, कंपास निडल इज अ मेड ऑफ मैग्नेट। जैसे मैंने बोला था कि कंपास की निडल जो किससे बनी होती है, मैग्नेट से बनी होती है, ठीक है। तो जैसे ही बेटा कंपास निडल को बार मैग्नेट के नजदीक लाया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, यानी कि बार मैग्नेट के साथ कंपास की निडल क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, फील्ड लाइंस इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से बार मैग्नेट्स क्या करता है, निडल के ऊपर फोर्स लगाता है और इसी फोर्स की वजह से हमारा निडल जो है क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाउ इज ओजोन फॉर्म, सजेस्ट 4 स्टेप्स टू कंट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो पहले ये समझ लेते हैं कि भाई हमारा ओजोन जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो एटमॉस्फेयर के नजदीक वाला जो एरिया है बेटा वहां पर जैसे बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ेगा तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अंदर, मतलब डायएटॉमिक में से क्या बन जाता है, मोनोएटॉमिक बन जाता है। और ये मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन क्या होता है, ऊपर जाता है और ऊपर जाके ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्शन करता है और बन जाता है ट्राई ऑक्सीजन। तो इसको बोलते हैं बेटा ओजोन। तो ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन इज योर ओजोन। तो ओजोन कैसे बनता है अभी देख लेते हैं, ठीक है। Due to effect of strong ultraviolet radiation, sun in a stratosphere of atmosphere, the molecules of oxygen split into two independent oxygen atoms. यानी कि ये जो ऑक्सीजन होगा वो कौन सा होगा बेटा, डायएटॉमिक होगा। जब स्प्लिट होगा और ए ऑक्सीजन जब बनेगा तो क्या होगा, मोनोएटॉमिक होगा। मोनो यानी कि सिंगल, देखो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर O2 लिखा था हमने, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने वो लिख के दिया है तो यहाँ पर आपको जस्ट ऐड कर देना है यूवी रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको ऐड कर देना है, यूवी रेडिएशन, ठीक है। ए एरो के ऊपर आपको इतना लिख देना है यूवी रेडिएशन। फिर ए जो मोनो एटॉमिक है बेटा वो वापस से डायएटॉमिक के साथ जुड़ जाता है और बनाता है क्या है, ओजोन, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पेट्रोल ऑटोमोबाइल्स के अंदर बेटा कम यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या बोला है कि कारपूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। पेट्रोल की जगह पे हम बेटा सीएनजी का यूज करेंगे, ठीक है ना। सीएनजी इज गुड फ्यूल बिकॉज ऑफ लेस पॉल्यूटेड है, इसकी वजह से बेटा क्या है हमारा अच्छा फ्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्मोकिंग कमिंग आउट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन एंड अदर इंडस्ट्रीज शुड बी वेल ट्रीटेड। मतलब इसको क्या करना चाहिए बेटा, अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छा वाला बेटा, सबसे ज्यादा प्लांट्स ग्रो करो। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है
ठीक है, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बेटा कुछ यहाँ पर हमारे पास सजेशंस थे जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में बेटा आपने बहुत सारा पढ़ा है, अब अपने हिसाब से इसका आंसर लेके आओगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, फिर भी यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे लिखने में। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा, गार्बेज को बेटा रोड साइड के ऊपर कहीं पर भी थ्रो नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसको इंटेंशनली पोल्यूट नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो वाटर को बेटा आप फैक्ट्री का पानी अंदर इसके अंदर जाने दोगे, फैक्ट्री के केमिकल्स इसके अंदर जाने दोगे, एयर को बेटा पोल्यूट करोगे, तो ऐसे इंटेंशनली आपको कुछ करना नहीं है, पोल्यूट नहीं करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, फिर क्या बोला बेटा, स्विच ऑफ द लाइट्स फैंस टीवी व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड नहीं है। अभी मैंने जस्ट आपको बोला था एनवायरनमेंट को बेटा बचाने का एक 5R वाला जो था उसमें से कौन सा यहाँ पर यूज करेंगे, हम रिड्यूस वाला यूज करेंगे। ठीक है ना, यूज लेस वाटर फॉर बाथिंग वॉशिंग जॉब्स। ठीक है, तो पानी को अगर जितना ज्यादा बचाएंगे उतना एनवायरनमेंट बेटा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हो गए। ठीक है, साइकिल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे पास बेटा सजेशंस है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन भी खत्म हो गया है। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ केमिकल इक्वेशन। तो पहले समझ लेते हैं, फिर इसको लिखना कैसे वो भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल कंपाउंड लिया जाता है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या तो फिर कंपाउंड के अंदर, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपको जो रिएक्टेंट्स लेने वो क्या होते हैं, सिंगल रिएक्टेंट्स होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या होती है, टू और मोर देन टू होती है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, single reactants and two or more than two products, then this reaction is a decomposition reaction। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी डेफिनेशन क्या है, when single compound is break down into two or more than two elements or compound, then this reaction is known as a decomposition reaction। डिकम्पोज करने के लिए यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए बेटा हम यहाँ पर हीट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, या तो फिर हम सनलाइट या तो फिर यूवी लाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए अगर आप हीट यूज करोगे तो इसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, और सनलाइट का यूज करोगे तो इसको बोला जाता है फोटोलिसिस। ठीक है, तो तीन अलग अलग टाइप के डिकम्पोजिशन है, डिपेंड करता है कौन सा मेथड आप यूज करते हो ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, तो तीन में से बेटा आपको कोई एक एग्जांपल देना है, तो यहाँ पर हम थर्मल यानी कि हीट देके ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मेरे पास है बेटा लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, सिंगल कंपाउंड है, इसको मैं गर्म करूंगा बेटा, तो सिंगल कंपाउंड लेड नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज होगा लेड ऑक्साइड के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और सिमिलरली ऑक्सीजन के अंदर। कैसे पता चलेगा कि डिकम्पोज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जैसे ही बेटा गर्म करना स्टार्ट करोगे तो वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आपको ब्राउन कलर के क्या दिखेगी, स्मोक्स निकलते हुए दिखेगी। तो अगर आपको टेस्ट ट्यूब के पास ब्राउन कलर के स्मोक्स दिख रहे हैं जो किसके होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, इसका मतलब ये क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते बेटा इसको लिखना कैसे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन दिया है, क्या बोला है, single compound breaks down into two or more than two elements or compound, then this reaction is known as a decomposition reaction। तीन टाइप के डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर हीट का यूज किया जाएगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, वैसे बेटा सनलाइट का यूज किया जाएगा डिकम्पोज करने के लिए तो फोटोलिसिस, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा डिकम्पोजिशन के लिए तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, एक एग्जांपल लिखना था बेटा, एक एग्जांपल लिख लेते बेटा, ये जो एग्जांपल है बेटा याद रखना थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तो क्या किया बेटा, एक लेड नाइट्रेट लिया हमने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, फिर बॉइलिंग ट्यूब को बर्न करना स्टार्ट करेंगे, बॉइल करना स्टार्ट करेंगे, तो वहां से क्या होगा बेटा, डिकम्पोज होगा। तो क्या क्या बनेगा, तो डिकम्पोज होकर पहले बनता है लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ब्राउन कलर्ड इन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनसे ऑलमोस्ट सारी की सारी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज है। देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज के अंदर आपको क्या बोला गया है कि भाई नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और गैसियस में भी मिलता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट के अंदर आपको बेटा नॉन मेटल्स मिल जाते हैं। सॉलिड फॉर्म में कौन कौन से है, तो लाइक कार्बन एंड सल्फर। लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से, लाइक ब्रोमीन। और गैसियस फॉर्म में तो बहुत सारे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, तो बहुत सारे बेटा ऐसे कंपाउंड एलिमेंट्स है जो आपको मिल जाते हैं गैसियस फॉर्म में। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उसकी सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होती। तो इसका मतलब नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। अगर दी शाइनी सरफेस होगा तो इसको बोला जाता है लस्टरस, और जब शाइनी सरफेस नहीं है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन लस्टरस। एक एक्सेप्ट है बेटा आयोडीन। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है कि जिसकी सरफेस थोड़ी शाइनी होती, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है उसमें से किसी भी की सरफेस जो शाइनी नहीं होती है। ठीक है, सो अगर ये पूछा जाएगा कि भाई लस्टरस के लिए बेटा एक्सेप्शंस क्या है नॉन मेटल के अंदर, तो आएगा आपका आंसर आयोडीन। ठीक है, एक मार्क में भी शायद पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जनरली क्या होता है, ब्रिटल होते हैं, आराम से टूट जाते हैं। थोड़ा सा भी इसके ऊपर प्रेशराइज करोगे या तो हैमर करोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। एक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है जो हार्डेस्ट सरफेस होता है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है बेटा डायमंड। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बेटा। ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल है बेटा जो नॉन मेटल्स में से आता है। जनरली मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, आराम से टूट जाते, लेकिन नॉन मेटल का एक बेटा कार्बन का एलोट्रॉप्स है डायमंड। वो ऐसा बेटा है कि जो मतलब बहुत हार्ड सरफेस वाला है, वो आराम से टूटता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस, तो दे आर नॉन सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, जब इसको स्ट्राइक किया जाता है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमिंग वाली साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसको बोलते हैं सोनोरस। बट ऐसा नॉन मेटल के अंदर होता नहीं। आप इसको स्ट्राइक करोगे तो वहां से कोई हमिंग की साउंड प्रोड्यूस होगी नहीं, यानी कि क्या है, नॉन सोनोरस है। ठीक है, अब बात करते हैं, नॉन मेटल कैंट बी बिटन इनटू शीट्स। मतलब इसको बेटा अगर हैमर करोगे तो पतली पतली मतलब छोटी छोटी शीट्स बनेगी नहीं। समझ में आ रहा है कि वो ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब अगर जब उसको हैमर नहीं कर सकते हो तो इसको बोला जाता है नॉन मेलेबल। मेलेबल का मतलब आप हैमर कर सकते हो, हैमर करके इसको सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नॉन मेटल के अंदर पॉसिबल नहीं है। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। सिमिलरली आप नॉन मेटल को खींच के बेटा इसके लंबे वायर बना सकते हैं नहीं हो, सो इसको बोला जाता है नॉन डक्टाइल। डक्टाइल होगा तो क्या होगा, खींच के वायर बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा पॉसिबल नहीं। सो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन मेटल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। ये जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड ऐसा बेटा कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर या तो फिर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो बेटा क्या है, पुअर कंडक्टर है या तो फिर पूरे के पूरे नॉन कंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बेटा वो भी क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप्स। ठीक है, जो है बेटा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइंग एट द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। सो आंसर इसका देख लेते बेटा, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले बेटा मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मिडल के एलिमेंट्स है वो कौन कौन से पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो मिडल के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो होते बेटा पहले जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है निकल, फिर आता है टीन एंड देन आफ्टर आता है लेड। तो ये जो एलिमेंट्स है वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर किस में आते हैं, मिडल में आते हैं। अभी हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब ये क्या होगा, और के फॉर्म में होगा। और इसकी जो और से बेटा वो कौन कौन से फॉर्म में होती है, तो पहले मिलती है आपको सल्फाइड के फॉर्म में, या तो फिर आपको मिल सकती है कार्बोनेट के फॉर्म में, और ये मिल सकती है या तो आपको ऑक्साइड के फॉर्म में। ये जितने भी मेटल्स है बेटा वो आपको सल्फाइड फॉर्म में भी मिल सकती है, कार्बोनेट फॉर्म में भी मिल सकती है, या तो फिर ऑक्साइड फॉर्म में भी मिल सकती है। अगर यदि मान लो कि आपके पास जिंक है, जिंक मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और जिंक मेटल जो है उसकी और सल्फाइड और में, यानी कि जिंक सल्फाइड है। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड को क्लियर करने के लिए बेटा क्या किया जाता है, तो सल्फाइड और को बेटा गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है,
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो एक कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड के अंदर, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा रोस्टिंग। क्या बोला जाता है, रोस्टिंग बोला जाता है। सो व्हाट इज रोस्टिंग, सल्फाइड और को ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जब गर्म किया जाता है तो सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड के अंदर, इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मान लो कि जिंक की जो ओर है बेटा वो कार्बोनेट के फॉर्म में है, और इस कार्बोनेट को मुझे कन्वर्ट करना है जिंक के अंदर। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोनेट और को गर्म किया जाएगा। यहां पर बेटा ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। रोस्टिंग के अंदर क्या होता है बेटा, सल्फाइड और में से ऑक्साइड और में लाने के लिए मुझे यहां पर क्या होना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट कार्बोनेट में से मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। क्या बोला जाता है, कैल्सिनेशन, ठीक है। तो सल्फाइड होगा तो इसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोनेट होगा तो इसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और ऑक्साइड तो ऑलरेडी किस में होता है, ऑक्साइड में ही होता है। तो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स है उसको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन आफ्टर इन तीनों ऑक्साइड का क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, रिडक्शन, एंड देन आफ्टर आपको किस में मिलता है, मेटल के फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, अगर यदि आपके पास मेटल है वो सल्फाइड फॉर्म में, तो सल्फाइड फॉर्म में है तो रोस्टिंग प्रोसेस करके आप पहले क्या करोगे, इसको ऑक्साइड में लेके आओगे। अगर यदि वही मेटल आपको कार्बोनेट फॉर्म में मिली है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैल्सिनेशन करके उसको किस में लेके आओगे, ऑक्साइड में लेके आओगे। अगर यदि ऑक्साइड में है तो मतलब कुछ करना ही नहीं, ऑक्साइड के फॉर्म में है तो पहले सीधा क्या करोगे आप, रिडक्शन करोगे। तो पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और ऑक्साइड में आ जाने के बाद इसको रिडक्शन करके क्या कर सकते हैं हम, मेटल के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं बेटा रोस्टिंग का एक एग्जांपल। पहले क्या समझते हैं, रोस्टिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। सो रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग यूज किया जाता है सल्फाइड और के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड और के लिए, ठीक है। तो अगर भी कोई और सल्फर के फॉर्म में है तो सबसे पहले इसको गर्म किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या करता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। लाइक एक एग्जांपल लेते बेटा कि मान लो कि मेरे पास जिंक सल्फाइड जो मेरा क्या है, सल्फर और है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या करूंगा, गर्म करूंगा, ठीक है। इसको हीट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए बेटा आप यूज कर सकते हो कार्बन का, कॉक का, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन था बेटा वो कार्बन के साथ चला गया है, तो जिंक का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिंक प्योर फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा रोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड के अंदर। और फिर इस ऑक्साइड को कार्बन का यूज करके क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, मतलब रिडक्शन किया जाता है। तो आपको क्या मिल जाता है, आपका मेटल मिल जाता है, ठीक है। ये बात थी बेटा रोस्टिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है उसके बारे में। सो कैल्सिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। कैल्सिनेशन के अंदर क्या किया जाता है, आपको जो और मिलती है बेटा वो कार्बोनेट फॉर्म में होती है। लाइक जिंक को ही मुझे क्लियर करना है, बट जिंक जो है बेटा कार्बोनेट फॉर्म में आपको मिला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट गर्म करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करना नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन है तो बेटा बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इतना ज्यादा ऑक्सीजन होता नहीं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होता नहीं, बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन होता है। तो लिमिटेड ऑक्सीजन या तो फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर गर्म करोगे तो कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर ये जो बेटा हमारे पास ऑक्साइड आया है, इस ऑक्साइड को वापिस कॉक का यूज करके क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो कन्वर्ट हो जाता है जिंक के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ठीक है। गैस के फॉर्म में होता है तो बाहर निकल जाता है। अब आपको क्या मिलेगा, सीधा जिंक मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, गुड। तो रिडक्शन प्रोसेस क्या है समझ में आ गया होगा, कैल्सिनेशन क्या है वो क्लियर हो गया होगा, और रोस्टिंग क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन बेटा ये जो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो कार्बन से रिडक्शन कर सकते हैं नहीं है। तो ऐसे मेटल को रिडक्शन करने के लिए क्या यूज किया जाता है,
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बेटा कि मान लो कि मैंगनीज ऑक्साइड है, मैंगनीज को जो और थे बेटा उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड के फॉर्म में। मान लो कि सल्फाइड और थी तो सल्फाइड में से पहला ऑक्साइड बना दिया, या तो कार्बोनेट होगी तो कार्बोनेट में से क्या बना दी, ऑक्साइड। तो अब मेरे पास ऑक्साइड फॉर्म का मेटल आ गया है, ठीक है। तो इस ऑक्साइड फॉर्म के मेटल के बाजू में मैं कार्बन ले जाऊंगा तो ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा नहीं। अगर मैं कार्बन यहाँ पर बाजू में लेके आता हूं तो मैंगनीज जो है उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के पास जाता नहीं है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिविटी वाला कोई एक मेटल लेना पड़ेगा। लाइक बेटा मैं ले लेता हूं एल्यूमिनियम। तो अब देखो बेटा, मैंगनीज का जो अट्रैक्शन इसके ऊपर है इससे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। तो इस कंडीशन में होगा क्या बेटा, तो ये एल्यूमिनियम जो है इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, खींच लेगा। तो आपको आपका मैंगनीज क्लियर मिलेगा और एल्यूमिनियम क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो, और कॉक का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। यहां पर जो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला जो रिएक्शन है ये बेटा एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ पर बहुत सारी हीट क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखना कैसे वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बेटा लिखने में, तो इसको कैसे लिखना है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कौन कौन आता है, जिंक आता है, आयरन आता है, निकल आता है, टीन आता है, लेड आता है, ये सारे के सारे मिडिल रिएक्टिविटी के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये जो मेटल्स है यूजुअली किस में पाए जाते हैं, ऑक्साइड में पाए जाते हैं, या तो सल्फाइड होते हैं या तो कार्बोनेट और के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अभी कार्बोनेट और सल्फाइड में से इसको क्लीन करना या तो एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा टफ होता है, तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो मतलब मेथड यूज किया जाता है इसको बोलते हैं रोस्टिंग, और कार्बोनेट में से ऑक्साइड बनाने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है कैल्सिनेशन, ठीक है। इसको डिटेल में अभी हम आगे समझते हैं बेटा। ऑक्साइड में आ जाने के बाद इसको रिड्यूस करके क्या करते हैं, मेटल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं बेटा सल्फाइड और को कैसे क्लियर किया जाता है। तो सल्फाइड और को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड और को कन्वर्ट करने के मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो रोस्टिंग क्या होता है, a process in which sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess oxygen। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसको आपको क्या करना है, स्ट्रांगली हीट करना है, ठीक है। तो मान लो कि बेटा मेरे पास एक जिंक है जिसका और है जिंक सल्फाइड, इसको बेटा मुझे क्लीन करना है, तो पहले मैं जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या करूंगा, बर्न करूंगा, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फिर ऑक्साइड का अपन क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देगी, ठीक है। तो अपन को क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। लेकिन अभी रोस्टिंग तक है तो जिंक ऑक्साइड तक रखते हैं। आगे बात करते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कि कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है इसको अपन बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। बट यहाँ पर बेटा आपको जो ऑक्सीजन लेना है या तो एब्सेंट होना चाहिए या तो लिमिटेड होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कार्बोनेट और को जैसे ही हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट में से ऑक्साइड। अब मेरे पास दोनों देखो, सल्फर वाला जो था यानी कि हमारा जो रोस्टिंग प्रोसेस था उसमें भी हमको ऑक्साइड मिला था, कैल्सिनेशन भी हमें हमको ऑक्साइड देता है। तो अब मुझे क्या करना है, इस ऑक्साइड वाले को रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए बेटा क्या यूज कर सकते हैं, तो पहले यूज कर सकते हैं बेटा कार्बन का यूज करके अपन रिडक्शन कर सकते हैं। बट ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जो कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो अपना ऑक्सीजन किसी को देते नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर हम यूज क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो मेटल है मैंगनीज उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल इसके बाजू में लेके जाएगी तो ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको लिखना कैसे हो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, गिव एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ डू इनवॉल्युंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो ऐसे रिएक्शन की जो
एनवायरमेंट में चेंज आते हैं उसके रिस्पॉन्स में तुरंत ली जाती है, ठीक है। सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि एनवायरमेंट के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं उसके जवाब में बेटा, उसके रिस्पॉन्स के अंदर हमारा बॉडी बिना सोचे समझे एक रिएक्शन दे देता है। इस एक्शन को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स है। मान लो कि गलती से आपका हाथ जो है वो गर्म चीज को टच कर लेता है, तो क्या आप सोचते हो कि हाथ में पीछे लो या फिर पहले एक्शन कर लेते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर यदि आपके एनवायरमेंट में बेटा कोई गर्म हॉटस्पॉट है बेटा, उसके ऊपर अगर यदि आपका हाथ टच हो जाता है तो तुरंत आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, ठीक है ना। वहां पर आप सोचने नहीं जाते हो कि भाई हाथ पीछे खींचे कि नहीं खींचे। तो ऐसे रिएक्शन कि जिसके अंदर आप सोचते नहीं हो, पहले एक्शन ले लेते हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। वैसे बेटा एक दूसरा है बेटा, अगर जब कोई अच्छा खाना आपका बेटा मनपसंद खाना जैसे आपके सामने आता है तो तुरंत मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है। तो वो भी क्या है बेटा? एक रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे बेटा आप बेटा धूप के अंदर जाते हो, मान लो कि डार्क रूम में से एकदम ब्राइट लाइट रूम में जाते हो बेटा, तो आपकी आईज जो है वो थोड़ी क्या हो जाती है? स्मॉलर साइज हो जाती है, ठीक है ना बेटा। उसकी प्यूपिल से वो क्या हो जाती है? थोड़ी छोटी हो जाती है। वो आपको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप आपकी आईज क्या हो जाती है? प्यूपिल्स छोटी हो जाती है, ठीक है। तो सारी की सारी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स। अब इनवॉल्यूंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या चेंजेस होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शन क्या है? ऐसी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं, इसके लिए बेटा सडन एक्शन नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं, तो ऐसी एक्शंस को अपन बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, जो हमारी मर्जी के खिलाफ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि बेटा आपका मान लो कि बोलता हूं कि आपकी हार्ट बीट है, वो आपके कंट्रोल में नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हार्ट का बीटिंग जो है बेटा, आप जब चाहो इसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बेटा आपकी इच्छा हो या ना हो, वो एक्शन होगी ही होगी, तो इसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर बेटा आप सडनली एक्शन ले लेते हो, ठीक है। कोई आपको स्टिमुलाई मिलता है, उसके रिस्पॉन्स में आप तुरंत क्या कर लेते हो? एक्शन ले लेते हो। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जो है बेटा, उसको कोई स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको हार्ट बीट करने के लिए बेटा क्या कोई एक ऐसा चीज की जरूरत पड़ती है कि जिसको देख के आपकी हार्ट बीट स्टिमुलेट हो, मतलब हार्ट बीट बढ़ती है कम होती है? ऐसा नहीं होता। हार्ट को बेटा बीट करने के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई सामने कोई आए तो ही हमारा हार्ट बीट होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा। बट रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर वो एक्शन लेने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एनवायरमेंट में से कोई स्टिमुलस आपको मिलना जरूरी है। जैसे कि मुझे हाथ वापिस खींचना है, तो उसके लिए बेटा हॉट का गर्म चीज होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे बेटा आपकी जो प्यूपिल्स है इसको छोटा करना है, तो ब्राइट लाइट का होना जरूरी है। तो जब स्टिम्युलस नहीं होगा तो एक्शन भी नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर स्टिम्युलस नहीं है फिर भी एक्शन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि बेटा आपका हार्ट का बीट कर, आपका हार्ट का बीट जो है बेटा अपने आप बीट करता रहता है, वो सामने कोई चीज हो या ना हो अपने आप वो क्या करता है? अपना बीटिंग चालू रखता है, ठीक है। और इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं वो रिलेटिवली क्या होते हैं? स्लोअर होते हैं। बट रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? क्विक होते हैं। जैसे गर्म के ऊपर हाथ लिया तुरंत वापिस ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। तो ये इनवॉल्यूंटरी जितने भी एक्शंस है वो किससे रेगुलेट होते हैं? ब्रेन से रेगुलेट होते हैं। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी है वो रेगुलेट कौन करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। और देन आफ्टर वो आपको ब्रेन को एक रिपोर्ट तैयार करके देता है कि भाई गर्म चीज के ऊपर हमारा हाथ गया था और हमने हाथ वापस पीछे खींच लिया था। वो पहले रिपोर्ट बनाता है एंड देन आफ्टर ब्रेन के पास जाता है, ठीक है। इसके अंदर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, ब्रेन को रिपोर्ट मिलता है, ठीक है। बट आंसर क्या देना है वो ब्रेन के पास जाता नहीं है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखे बेटा इनवॉल्यूंटरी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? बीटिंग ऑफ हार्ट। और रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स तो हमने ऊपर देख ही लिए बेटा, पुलिंग और एंड बैक फ्रॉम द फ्लेम या तो फिर हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये बेटा था आपका क्वेश्चन। इसका आंसर कैसे लिखना है यहाँ पर मैंने कंप्लीटली दे दिया है, समझा भी दिया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेल डिवीजन इज नॉट ओनली फॉर जनरेटिंग कॉपीइंग ऑफ डीएनए, व्हाई? तो समझ लेते बेटा इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो डीएनए कॉपिंग का जो मैकेनिज्म है बेटा वो रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको ऑफस्प्रिंग के अंदर या तो चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर करने के लिए डीएनए का कॉपी होना बहुत जरूरी है। और जब एक डीएनए का कॉपिंग ऑफ डीएनए जो प्रोसेस है बेटा, मैकेनिज्म है, उसके दौरान छोटे छोटे वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस लीड्स करते हैं इवोल्यूशन को। तो पहले दो इंपोर्टेंस समझ लेते हैं। तो पहला इंपोर्टेंस क्या है डीएनए कॉपिंग का?
पहला डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस है बेटा, पेरेंट्स में से जो कैरेक्टरिस्टिक चाइल्ड में जाने वाली है उसके लिए डीएनए का कॉपी होना जरूरी है। और डीएनए का जब कॉपिंग होता है बेटा तब उसमें छोटे छोटे वेरिएशन आ जाते हैं और वो वेरिएशन क्या करते हैं, इवोल्यूशन को लीड करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या खाली डीएनए का कॉपी होना किसी ऑफस्प्रिंग के लिए या तो फिर सेल के लिए इतना ही बेटा मतलब इनफ हो जाता है कि खाली डीएनए का कॉपी हो जाएगा तो सेल का ग्रोथ हो जाएगा? ऐसा नहीं होता बेटा। हर एक सेल का बेटा अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस होता है और उसका अलग अलग मतलब खुद का एक अलग फंक्शनिंग होता है। तो एक खुद का इंपॉर्टेंस और फंक्शनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए खाली डीएनए का कॉपी होना जरूरी नहीं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शनिंग होते हैं, तो हर एक सेल को अपने फंक्शनिंग के हिसाब से डीएनए को क्या करना पड़ता है, डुप्लीकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है उसका कहने का मतलब था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। तो देख लेते बेटा इसका आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पर बेटा एक आपको फिगर दी गई है, तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो क्या है वो क्या है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ना तो जाइगोट बनता है और ना तो ही इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाइगोट का भी फॉर्मेशन होता है और वो जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो के अंदर भी कन्वर्ट होता है, डेवलपमेंट में इसका डेवलपमेंट भी वहां पर होता है। तो इसकी वजह से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर होता है ओवरीज, ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजिना। ठीक है बेटा, ये अलग अलग पार्ट्स के हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स जो है उसको यहाँ पर लिख के रखा है हमने बेटा। ओवरीज, ओवरीज क्या होता है बेटा, ओवल शेप के अंदर होता है और एब्डोमिनल कैविटी जो होती है इसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे बेटा गर्ल बॉर्न होती है बेटा तो ओवरीज के अंदर बहुत सारे हजारों की संख्या के अंदर क्या होता है, इमेच्योर एग्स ऑलरेडी पड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका गर्ल का बेटा एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे पुबर्टी के टाइम में जब वो आ जाती है तब ये एग मेच्योर होके क्या करते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सो ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दिस एग्स स्टार्ट मेच्योरिंग। ये जो इमेच्योर एग्स थे बेटा एट द टाइम ऑफ बॉर्न, ये पुबर्टी के टाइम क्या हो जाते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हर महीने में एक एग क्या करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओविडक्ट के बारे में। तो ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। तो बेटा हमारा जो ओवरीज था बेटा उससे जो एग्स प्रोड्यूस किया है उसको पकड़ने का काम किसका है, ओविडक्ट का काम। दो ओविडक्ट होती है बेटा, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिगर के अंदर ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट क्या है मेरा, ओविडक्ट है। और ये यहाँ पर जो आपको दो दिख रहे हैं बेटा वो क्या है, ओवरीज है। ठीक है, तो ओवरीज के ऊपर देखो बेटा, आपने यहाँ पर देखा है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऐसे फैला के बेटा, जैसे हाथ फैला के खड़े रहते हैं वैसे हाथ फैला, ये मतलब यहाँ पर फैला के क्या है कि ओवरीज के ऊपर लगा है। ये चिपका हुआ नहीं होता है, इसके बीच में देखो ओवरीज के बीच में और ओविडक्ट के बीच में थोड़ा क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं ओविडक्ट क्या होता है। तो देयर आर टू ओविडक्ट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Oviducts have funnel shaped opening to the receive mature ovum। ovum का मतलब होता है एग। जो एग बेटा निकलता है उसको रिसीव करने के लिए ये ओविडक्ट क्या करते हैं, फनल शेप का ओपनिंग बनाते हैं। ठीक है बेटा, ओव्यूम जो है वो कौन कैरी करता है, ओविडक्ट कैरी करता है और पास किसको करता है, यूट्रस को पास करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है होता है किसमें होता है, स्पर्म के मतलब स्पर्म की वजह से जो बेटा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो किसके अंदर होता है, ओविडक्ट के अपर पार्ट में होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जाइगोट बन के बेटा कहां पर आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं बेटा, यूट्रस। द ओविडक्ट यूनाइट्स टू फॉर्म थिक वॉल्ड मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन सेल कॉल्ड यूट्रस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ओव्यूम जो होता है बेटा वो धीरे धीरे किसमें डेवलप होता है, यूट्रस के अंदर डेवलप करना स्टार्ट करता है। फिर वेजिना या तो फिर इसका दूसरा नाम है सर्विक्स। ठीक है, तो वेजिना क्या होता है, तो यहां पर आप देखो बेटा ये जो पार्ट है बेटा इस पार्ट को बोला जाता है वेजिना। ठीक है, द लोअर टिप ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्वेक्स या तो फिर वेजिना। यूट्रस opens into vagina, vagina receives the sperm coming from penis
ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूरे का पूरा समझ लेते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी स्पर्म्स होते हैं वो पहले किसके पास जाते हैं, ये वाला पार्ट्स में जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिना बोलते हैं। ठीक है, और वेजिना क्या होता है, यूट्रस का ओपनिंग होता है। ठीक है, यूट्रस कहाँ पर, आपका ऊपर, और यूट्रस का जो ओपनिंग है वो क्या है बेटा, आपका वेजिना है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरे का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं इसको लिखना कैसे, वो भी यहाँ पर मैंने आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो मान लो कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक ओपेक सरफेस है, और इस ओपेक सरफेस के ऊपर जब भी कोई एक लाइट इंसिडेंट करती है तो ये क्या होती है, थ्रोबैक होती है, यानी कि टकरा के वापस जाती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई एक लाइट रे ओपेक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करता है तो टकराने के बाद वो क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो बेटा, उसके कुछ लॉज है। क्या लॉज है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इतना समझ लो बेटा कि मेरे पास एक मिरर था, उसके ऊपर पहले हमने कोई एक लाइट इंसिडेंट की, तो वो लाइट क्या हो रही है, थ्रोबैक हो रही है। ठीक है, टकरा के वापस जा रही, तो इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट के पास लाइट बेटा इंसिडेंट हुई है वहां पर बेटा मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर बेटा लॉस कौन कौन से पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है बेटा, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि भाई मेरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों की तीनों क्या है, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज प्लेन मिरर, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर किसको बोलते हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो प्लेन मिरर यानी कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम फ्लैट होती है। ठीक है, कर्व्ड नहीं होनी चाहिए, एकदम क्या होनी चाहिए, फ्लैट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस मिरर की फ्लैट होती है, ऐसा मिरर को बोला जाता है प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि भाई जो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज होती है उसकी साइज ऑब्जेक्ट के जितनी होती है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, दूसरी बात, जितनी मिरर से जितने डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उतने ही डिस्टेंस पे क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। खाली फर्क क्या होता है कि भाई मान लो कि मिरर है, तो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कहां पर है, मिरर के सामने रखा जाता है, बट जो इमेज फॉर्म होता है वो कहां पर फॉर्म होता है, मिरर के पीछे फॉर्म होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। u इक्वल टू वी, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी कि इमेज डिस्टेंस। अब बात करते हैं प्लेन मिरर से जो बेटा इमेज फॉर्म होता है वो कहां पर होता है, मिरर के पीछे। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज कहां पर होता है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब ये जो बेटा इमेज बनती है बेटा वो क्या होती है, पहले तो ये रियल नहीं होती। जो रियल नहीं होती तो कौन सी होती है बेटा, वर्चुअल होती है और इरेक्ट यानी कि सीधी होती है। हेड के सामने हेड आएगा, फुट के सामने फुट यानी कि टो के सामने टो आएगा। ठीक है, बट लिटरली क्या होती है, लेटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। मतलब आप बेटा मिरर के सामने खड़ा रह के बेटा अपना दायां हाथ ऊपर करोगे तो मिरर में जो हाथ होगा वो कौन सा होगा, राइट हैंड साइड का होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली इन्वर्टेड यानी कि फ्लिप हो गई होती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओहम्स लॉ। तो ओहम्स का लॉ क्या है और इसको प्रूव करने वाला बेटा एक एक्टिविटी है, वो क्या है भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटी ऐसा बेटा कि ओहम भाई साहब ने क्या किया था, एक वायर लिया था और उसके वोल्टेज एंड करंट के बीच का रिलेशन क्या है वो जानने का प्रोसेस, मतलब एक एक्सपेरिमेंट इसने किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें सर्किट ड्रॉ करना रह गया है, तो सर्किट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर देते बेटा। कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं, इसके साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, बैटरी को ज्वाइंट करना है। ठीक है,
फिर इसके साथ आपको ज्वाइंट कर देना है ए मीटर। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर करंट कितना है वो जानना है, तो करंट को मेजर करने के लिए आपको ए मीटर लगाना है। फिर ओहम ने क्या किया था बेटा, 0.5 मीटर का क्या लिया था बेटा, एक वायर लिया था, ठीक है, निक्रोम वायर, ठीक है। तो निक्रोम वायर को यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन मुझे जानना है, तो यहाँ पर बेटा मैं क्या ले लेता हूँ, निक्रोम का वायर ले लेता हूँ। तो वोल्टेज जो आपको मिलता है बेटा, वो वायर के बीच का मुझे वोल्टेज जानना है, तो दोनों को यहाँ पर मैं वोल्टामीटर लगा देता हूँ, जो मुझे क्या देगा, एक्स एंड वाई के बीच का क्या देगा बेटा, वोल्टेज देगा, ठीक है। एक्स एंड वाई के बीच का मुझे वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, वोल्टामीटर में से मिलेगा। और जो करंट पास हो रहा है वो कहाँ से मिलेगा, ए मीटर्स में से मिलेगा। यहाँ पर मेरा बैटरी का पॉजिटिव है, यहाँ से मेरा बैटरी का नेगेटिव। तो जैसे बेटा मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट ऐसे पास होना स्टार्ट होगा। मान लो कि यहाँ पर जो बैटरी मैंने ज्वाइंट की है बेटा, वो कितने की है, 0.4 वोल्ट की है। पहली बैटरी कितने की है, 0.4 वोल्ट की। और पास होने वाला करंट कितना मिल रहा है, मान लेते हैं कि 0.2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 0.2। तो मैं V अपॉन I का रेशियो निकालूंगा, तो 0.4 अपॉन 0.2, तो डिवीजन करेगा तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और 0.4 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। तो अब टोटल वोल्टेज कितने हो गए, 0.8। तो इसके रिगार्डिंग ए मीटर का जो रीडिंग था, तो पावर भी क्या, मतलब करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया था। अगेन आप डिवीजन करोगे तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है ना। 0.8 डिवाइड बाई 0.4, 4 2 जा 8। अभी एक और बैटरी हम यहाँ पर जोड़ते हैं, तो टोटल कितना हो गया होगा, 1.2। तो इसके रिगार्डिंग बेटा जो करंट मिलना चाहिए वो कितना होगा, वो भी 3 गुना हो गया होगा, 0.6। तो अगेन रेशियो कितना रहेगा, 2। अगेन एक और बैटरी यहां पर लगा देते बेटा, तो अब जो वोल्टेज हो गया वो कितना होगा, 1.4 वोल्ट हो गया होगा, क्योंकि 0.4 0.4 0.4 0.4 ऐसे 4 बार आपको लेना है। टोटल कितना हो गया होगा, 1.6 हो गया होगा। करंट जो आपको मिलेगा वो कितना होगा, 0.8 एम्पियर। अगेन रेशियो कितना होगा, 2। तो ओहम ने ऐसा देखा कि जैसे जैसे मैं बैटरी बढ़ाता जाता उसी हिसाब से मेरे करंट के अंदर भी क्या होता है, इंक्रीमेंट आने लगता है, ठीक है। बट उसका रेशियो क्या रहता है, सेम रेशियो रहता है, ठीक है। तो यही बेटा क्या था, ओहम्स का लॉ था, ठीक है। तो ये पहले यहाँ पर सर्किट डायग्राम क्या है, वो पूरे का पूरा में सर्किट आपको एग्जाम के अंदर ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको ड्रॉ करना रह गया था, तो अब इसको कैसे ड्रॉ करना है वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या बोला है, सेटअप अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। तो फिगर आपको कौन सी ड्रॉ करनी है, नीचे वाले ड्रॉ करनी है, ठीक है। निक्रोम का वायर लिया था एक्स वाई, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट कितनी थी, 0.5 मीटर की थी, ठीक है। इसके साथ अपन ने कनेक्ट किया था ए मीटर फॉर मेजरिंग करंट एंड वोल्टामीटर फॉर मेजरिंग वोल्टेज। कितने बेटा मतलब ये जो बैटरी थी बेटा, सेल्स जो थे बेटा, वो कितने के थे बेटा, 0.4 वोल्ट के थे, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 0.4 वोल्ट की। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये बोला है 1.5 वोल्ट। आप कोई भी अलग अलग वोल्ट का ले सकते हो, ठीक है, इसका कोई इश्यू होता नहीं, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया था, एक सेल को लगाया था सर्किट डायग्राम के अंदर, ठीक है। सर्किट के अंदर पहले कितने सेल को जोड़ा बेटा, एक सेल को जोड़ा, ठीक है। और उसने रीडिंग नोट कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया बेटा, दो सेल को कनेक्ट किया एंड देन आफ्टर उसने क्या किया, उसके रिगार्डिंग जो उसके रिस्पेक्ट में जो रीडिंग आता है ए मीटर के अंदर और वोल्टामीटर का, उन दोनों को नोट कर लिया। और ऐसा बेटा जो है उसने मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको रिपीट किया, 3 साल मतलब 3 सेल लेके 4 सेल लेके ऐसे कंटिन्यूअसली क्या किया इसने बेटा, प्रैक्टिकल आगे बढ़ाता गया। हर एक के लिए बेटा इसने पोटेंशियल और करंट दोनों को ऑब्जर्व किया और नोट किया, ठीक है। फिर उसने क्या किया बेटा, इसका एक ग्राफ बनाया। तो आप देख सकते हो कि भाई जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। देखो यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हो, एक्स एक्सिस के ऊपर इसने करंट लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर उसने क्या लिया है, वोल्टेज लिया है, ठीक है। तो ये जो लाइन्स आती है वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। आप देख रहे हो कि भाई रेशियो जो कितना रहता है, हर बार कितना रहता है, 2 रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन सी खत्म हो जाता है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट शोइंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस।
सो एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है बेटा, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एसिड reacts with base it forms salt and water and this reaction is known as a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, NaOH डाल देना है। NaOH यानी कि बेस, क्या डाल देना है, NaOH, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको क्या करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स जितना क्या डालना है, फिनोप्थेलिन डालना है। 2 to 3 ड्रॉप्स कितना डाल 2 ड्रॉप्स जितना क्या डालना है, फिनोप्थेलिन डालना है। अभी फिनोप्थेलिन क्या होता है, तो ये इंडिकेटर है, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर डालोगे तो ये आपका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास नीचे जो टेस्ट ट्यूब है बेटा, इसके अंदर फिनोप्थेलिन ऐड करने के बाद जो कलर आएगा कौन सा आएगा, पिंक कलर, ठीक है। क्योंकि फिनोप्थेलिन बेस के अंदर कौन सा कलर दिखाता है, पिंक कलर। अब आपको क्या करना है, धीरे से मतलब एक धीरे धीरे आपको क्या करना है, ऊपर से ड्रॉप टू ड्रॉप क्या ऐड करना है, एसिड ऐड करते जाना है। मान लो कि अपन HCl ऐड करते जाते, ठीक है। तो ऊपर ड्रॉप टू ड्रॉप आपको क्या ऐड करना है, HCl ऐड करते जाना है। अब जैसे जैसे HCl ऐड करते जाओगे वैसे ये पिंक कलर जो है वो क्या होगा, फेड होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ये पिंक कलर वापिस से क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। तो समझ जाने का कि ये बेस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये क्या थी बेटा, आपकी एक्टिविटी थी, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, तो हमारे पास पहले क्या था, NaOH, हमने ऊपर से ऐड क्या किया, HCl। तो Na और Cl एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाएंगे, NaCl एज अ सॉल्ट। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, H2, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल रिएक्शन कैसे होगा, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते बेटा इसको लिखा कैसे जाएगा, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। So when acid react with base, it gives salt and water. This process is also known as a neutralization reaction. तो acid plus base gives salt and water, मतलब acid base के साथ reaction करेगा या तो base acid के साथ reaction करेगा तो वहां पर क्या बनेगा बेटा, salt and water बनेगा। और इस process को बोला जाता है neutralization reaction। पहला एग्जांपल देखते हैं NaOH और HCl के रिएक्शन का। तो सबसे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसके अंदर 2 ml जितना क्या ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे। फिर इस NaOH के अंदर 2 ड्रॉप्स जितना क्या ऐड करेंगे, फिनोप्थेलिन ऐड करेंगे। तो जैसे फिनोप्थेलिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो जैसे फिनोप्थेलिन ऐड करोगे तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बाय एडिंग फिनोप्थेलिन इन NaOH सॉल्यूशन कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम पिंक। तो मतलब जैसे फिनोप्थेलिन के ड्रॉप्स ऐड करोगे तो तुरंत आपका बेसिक सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा। अब हमको क्या करना है, नाउ ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इनटू टेस्ट ट्यूब ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो हमारा पिंक कलर का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर हमें क्या करना है, ड्रॉप टू ड्रॉप क्या डालते जाना, HCl ऐड करते जाना। तो जैसे जैसे अपन HCl ऐड करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, so by adding HCl drop to drop या drop by drop, pink color of solution removed slowly, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, पिंक कलर फेड होता जाएगा और सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। और दिस पॉइंट इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस था, ऊपर से हम क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड। तो एसिड और बेस धीरे धीरे एक दूसरे के रिएक्शन मतलब इफेक्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। और इसी वजह से क्या हो जाते हैं, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। और केमिकल रिएक्शन कुछ आप इस तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिखना कैसे वो भी यहाँ पर हमने दिखा दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। तो डाइजेशन के अंदर बेटा स्टमक जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि स्टमक में से क्या क्या चीजें निकलती है बेटा, स्टमक जो है बेटा वो HCl प्रोड्यूस करता है, प्लस म्यूकस बनाता है, प्लस क्या होता है इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। 3 चीजें इसके अंदर होती है स्टमक के अंदर। इसमें से म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल के ऊपर चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि जब फूड आएगा अंदर तो जो HCl का सिक्रेशन होगा उस HCl का इफेक्ट आपके स्टमक के ऊपर ना हो, इसकी वजह से म्यूकस इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर
बना देता है। अब एसिडिक मीडियम के अंदर आपका पेप्सिन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर दे आपने सिंपल फूड नॉर्मल फूड खाया है तो आपके स्टमक के अंदर HCl का जो लेवल होता है वो एवरेज होता है, तो इसकी वजह से आपका जो स्टमक है वो पेन नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। अभी हम बात करते हैं कि अगर यदि आपने कोई हैवी फूड खा लिया, लाइक फिश है, एग है या तो मीट है, तो इस कंडीशन के अंदर आपका स्टमक क्या कर देता है, प्रोड्यूस टू मच एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका जो स्टमक है वो क्या करेगा, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देगा, और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो सीधी सी बात है कि पीएच क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो आपके स्टमक की पीएच अगर डाउन हो जाती है तो इस कंडीशन के अंदर आपके स्टमक की जो वॉल है बेटा वो प्रोटेक्टेड रहती नहीं है, उसके ऊपर एसिड का अटैक होता है और वो आपकी जो स्किन है स्टमक की वो क्या करती है, बर्न करने लगती है, और इस पेन को अपन क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर इस एसिडिटी से आपको बेटा छुटकारा चाहिए तो आप क्या करोगे, एंटासिड्स लोगे। एंटासिड्स क्या होता है बेटा, एंटासिड्स का मतलब क्या होता है, एंटा एसिड, एसिड की इफेक्ट को कम करेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटासिड बोलेंगे। ठीक है, तो एसिड की इफेक्ट को कम करने के लिए यूज किया जाता है बेसिक कंपाउंड। तो बेसिक कंपाउंड के तौर पे अपन कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं, तो पहला है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको जनरली अपन बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सिवाय दूसरा एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे एंटासिड्स के एग्जांपल है। इसके सिवाय बेटा अदर बेसिक कंपाउंड है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी अगर आप एज अ बेस या तो एंटासिड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रोल था बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब इसका कुछ दूसरा सब क्वेश्चन है। पहला क्या है बेटा, मिल्कमैन एड्स a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? मतलब pH को बेटा 6 से थोड़ी बढ़ा दिया जाता है। अल्कलाइन बनाने का मतलब क्या होता है, बेसिक बनाना, और बेसिक बनाने के लिए pH की वैल्यू बढ़ाई जाती है। तो 6 से बढ़ा के वो क्या करता है, 7 के आसपास में लेके आता है। क्यों? क्योंकि अगर जो 7 के आसपास लेके आएगा बेटा तो आपका मिल्क जो है वो जल्दी खराब होगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा पीएच होगी बेटा उतना बेसिक नेचर होगा, और बेसिक नेचर होगा तो मिल्क आपका खराब होगा नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। मिल्कमैन एड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन फ्रेश मिल्क टू इंक्रीज पीएच। मैंने आपको बोला था कि अगर आप कुछ इसके अंदर ऐड करोगे, ठीक है बेटा, पीएच बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक आपका जो मिल्क है वो क्या बन जाएगा, अल्कलाइन बन जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, by making milk alkaline, milkmen maintain the pH of milk and that way milk will store for longer time। ठीक है, तो मिल्क जितना जल्दी खराब होता नहीं है, मिल्क को अल्कलाइन बनाने से आपका मिल्क जो है वो लंबे टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, वो जल्दी खराब हो जाता नहीं है। ठीक है, तो इसी की वजह से इसका पीएच क्या हो जाता है, बढ़ाया जाता है, यानी कि इसको अल्कलाइन बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज सच मिल्क मतलब अल्कलाइन किया हुआ जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट होने में क्या लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसकी पीएच क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अपन ने अल्कलाइन बना के ऑलरेडी इसकी पीएच को बढ़ा दिया है, तो अभी पीएच कम करने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा ही लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मान लो कि 6 पीएच होती और कर्ड की पीएच मान लो कि 3 to 4 होती है, ठीक है, तो 6 में से 4 में जाने के लिए टाइम लगता है 2 मिनट। बट अगर हम अल्कलाइन बना देंगे तो 6 की बजाय कितना हो जाएगा, 7 पीएच हो जाएगा। अभी 7 में से 3 to 4 में आने के लिए ऑब्वियसली टाइम क्या लगेगा, ज्यादा ही लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। As this milk is slightly more alkaline than fresh milk के pH कितनी होती है, 6 के आसपास, और alkaline pH कितनी होती है, 7 के आसपास। तो 6 में से बेटा pH कम करनी है तो कम टाइम लगेगा, 7 में से pH और कम करनी है तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, the acid produced to set milk into curd, जैसे बेटा आप इसके अंदर बटर मिल्क ऐड करते हो कर्ड बनाने के लिए, तो बटर मिल्क क्या करता है, बटर मिल्क क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड क्या करता है, धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है मिल्क को। So देखते बेटा, the acid produced to set milk into curd will be neutralized by baking soda added by milkman। देखो मिल्कमैन ने इसको अल्कलाइन बनाने के लिए क्या ऐड किया था, बेकिंग सोडा। तो आप बेटा क्या करते हो, मान लो कि आपने बटर मिल्क ऐड किया तो बटर मिल्क में क्या होगा, एसिड होगा, तो उस एसिड की थोड़ी इफेक्ट को कम कर देता है कौन,
मिल्क मैंने जो ऐड किया हुआ है बेकिंग सोडा, वो तो बेकिंग सोडा जैसे ऐड करोगे तो बेसिक होता है, तो आपने जो ऐड इसके अंदर बटर मिल्क डाला है उस एसिड को क्या करेगा, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। तो फिर कर्ड बनने में क्या लगता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच enables कार्बन टू फॉर्म अ लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज इसकी है बेटा कैटेनेशन, पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। अभी कैटेनेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक कार्बन, देखो कैटेनेशन समझने से पहले आपको इसका समझना पड़ेगा टेट्रावेलेंसी का जो कंसेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। तो टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन की आउटर मोस्ट सरफेस ऑर्बिट के अंदर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको ऑक्टेट इलेक्ट्रिक कन्फिगुरेशन लाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, ठीक है। या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ती है, पार्टनरशिप करनी पड़ती है। तो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, और इस 4 वैलेंसी की वजह से कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर दी कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहे तो खुद के साथ भी ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये देखो अभी इस कार्बन की बेटा कितनी बचेगी, 1 2 3, और एक तो यहाँ पर बना ही दी है तो 4 हो गई। हर एक कार्बन की 4 4 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि हर एक कार्बन क्या करता है, 4 4 वैलेंसी बनाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी। और एक कार्बन के साथ नहीं, मान लो कि यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ना चाहो तो हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो, अगर आप ऑक्सीजन जोड़ना चाहो तो आप वहां पर ऑक्सीजन भी जोड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स ले आप इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड। तो टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन के साथ कोई भी एलिमेंट्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ सकता है। तो इसी वजह से बेटा इसके बहुत सारे कंपाउंड्स मिले, मतलब आपको मिलते हैं, ठीक है। तो टेट्रावेलेंसी वाला कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कैटेनेशन। तो हमको पता है कि भाई मान लो कि कार्बन की अगर मैं वैलेंसी देखूंगा तो 4 वैलेंसी है, तो एक कार्बन जुड़ेगा, दूसरा कार्बन जुड़ेगा, तीसरा कार्बन, तो ऐसे बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ के लंबी चेन बना सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट का खुद के साथ जुड़ने का जो नेचर है इसको बोला जाता है कैटेनेशन। क्या बोला जाता है, कैटेनेशन। जैसे कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ऐसे कार्बन खुद के साथ बहुत बार जुड़ सकता है। इस नेचर को बोला जाता है कैटेनेशन का नेचर। तो जितने भी बार आप कार्बन जोड़ते जाओगे उतनी लंबी चेन बनती जाएगी, और वैसे ही नए नए प्रोडक्ट्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। सेम टू सेम एक नेचर है बेटा सिलिकॉन के अंदर। सिलिकॉन के पास भी क्या है, कैटेनेशन का नेचर है, लेकिन वहां पर मैक्सिमम 7 सिलिकॉन से आप ऐसे जोड़ सकते हो। सिलिकॉन को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो मैक्सिमम 7 to 8 सिलिकॉन जोड़ सकते हो, जबकि कार्बन के अंदर ये कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कार्बन लाइन में जोड़ सकते हो, ठीक है। लाइन में भी जोड़ सकते हो, ऐसा सब चेन में भी जोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कार्बन खुद के साथ बहुत टाइम जुड़ के क्या करता है, एक लंबी चेन बना सकता है, जिसको बोला जाता है कैटेनेशन का कैरेक्टर, ठीक है। अभी कार्बन जो है बेटा जब कार्बन के साथ जुड़ेगा तब या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अगर यदि वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है, तो इसको बोला जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है, सेचुरेटेड। और कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको बोला जाता है अनसेचुरेटेड। क्या बोला जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी दो प्रॉपर्टीज है जो कार्बन को स्पेशल बनाती है या तो फिर इसका लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो पहले क्या है बेटा, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। या तो लंबे लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन, ठीक है। This compound may have a long chain of carbon, branch chain of carbon और even carbon atoms arranged in a rings। मतलब एक कार्बन होते हैं ऐसे लाइन में भी, एक सीधी चेन में भी अरेंज होते हैं। अगर यदि कोई एक नीचे आ जाएगा तो इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। अगर यदि ये कार्बन जो है ऐसे रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हो जाए तो इसको बोला जाता है अरेंज इन रिंग्स, ठीक है, जिसको बोला जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। मैंने आपको बोला था कि कार्बन और कार्बन है
एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो इसको अपन, देखो यहाँ पर लिखा है सिंगल बॉन्ड्स होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरे कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है कि जिसके पास ऐसी लंबी चेन बनाने की कैटेनेशन की पावर हो, ठीक है। एक एलिमेंट ऐसा है जो सिलिकॉन है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितने सिलिकॉन के साथ जुड़ सकता है, 7 to 8 सिलिकॉन के साथ ही जुड़ सकता है, ठीक है। बट ये कंपाउंड्स इतने स्टेबल नहीं होते, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा इसका कैरेक्टर क्या था वो देख लेते हैं, टेट्रावेलेंस से। टेट्रावेलेंस से क्या क्या होता है, तो कार्बन हैज अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, it is capable to bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other non-valent element, monovalent element। monovalent element का मतलब क्या होगा, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एलिमेंट। तो हमारा जो कार्बन है बेटा, इसके पास 4 वैलेंसी है, तो ये 4 वैलेंसी के अंदर कार्बन खुद के साथ भी जुड़ सकता है और खुद के साथ नहीं जुड़ना है तो वो क्या कर सकता है, क्योंकि मोनोवैलेंट वाला जो है बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन है या तो क्लोरीन है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है कि जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 1 हो, ठीक है। तो इधर क्लोरीन क्लोरीन भी जुड़ सकते हैं। अगर देख क्लोरीन हटा के आपको इधर हाइड्रोजन लगाना तो आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, क्योंकि क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बोथ आर मोनोवैलेंस एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फाउंड विथ ऑक्सीजन के साथ भी फॉर्म होता है, हाइड्रोजन के साथ भी फॉर्म होता है, नाइट्रोजन के साथ भी होता है, सल्फर के साथ भी होता है, क्लोरीन के साथ भी होता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जिसके साथ हमारा कार्बन क्या बना देता है, कंपाउंड बना देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, एक्सप्लेन इन शॉर्ट some important life processes which are needed for living beings। तो लाइफ प्रोसेस किसको बोला जाता है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए डेली लाइफ में जो प्रोसेसेस करनी पड़ती है उस प्रोसेस को बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। सो द मेन फंडामेंटल फंक्शन फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ आर नोन एज अ लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, अगर आपको जिंदा रहना है तो न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस है इसको अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो टाइम टू टाइम आपको एनर्जी रिलीज करवानी पड़ेगी, ठीक है। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, आपकी बॉडी में से एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर फूड को या तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रेशन, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो खराब पॉइजनस मटेरियल होता है इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नेचर के साथ बेटा कंट्रोल और मतलब कोऑर्डिनेशन करने का जो प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर आता है रिप्रोडक्शन, अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म मतलब बनाने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। क्यों, अगर रिप्रोडक्शन बंद कर देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का जो है वो एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मरते जाएंगे। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो बचेगा नहीं, वो स्पीशीज पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, मर जाएगी, उसका नामो निशान ही मिट जाएगा अर्थ के ऊपर से। तो ऐसा ना हो इसकी वजह से हर एक स्पीशीज को क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है, ताकि अपनी भी लाइफ टिका सके और अपनी आने वाले सेम ऑर्गेनिजम्स की भी क्या कर सकता है, वो लाइफ टिका के रख सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है यहाँ पर लिख के दिया है बेटा, हर एक लैब प्रोसेसेस का डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख के दे दिया है। अगर आपको इसमें से कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन विद डायग्राम, ठीक है। तो रेनबो कैसे बनता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो रेनबो जो है बेटा वो एक हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम है। वो क्या है बेटा, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, वहां पर हमको कोई ऐसा प्रिज्म विज्म रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एटमॉस्फेयर में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसमें से बेटा 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम है वो स्प्रेड होता है, ठीक है, और ये नेचुरली होता है। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है रेनबो को नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, ठीक है। और स्काई के अंदर दिखता है, जिस तरफ बेटा हमारा सन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जब बेटा हमारा लाइट रेज जो है वो वाटर पार्टिकल्स के अंदर एंटर करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, लाइट रेयर टू क्या होगा, डेंसर एंटर होगा।
तो रेयर टू डेंसर एंटर होगा तो मीडियम चेंज होगा, तो व्हाइट लाइट जो है अपने 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। फिर 7 कलर्स के अंदर जो डिवाइड होने वाली रेस जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। पहले क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, फिर क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। और यहाँ पर आपको बाहर एक 7 कलर का बैंड दिखता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं, ठीक है। तो रेनबो फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने फिगर्स के अंदर आपको समझा दिया है। अभी देखते हैं इसको कैसे लिखना है, ठीक है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर, ठीक है। जैसे बेटा रेन खत्म हो जाता है तो आपको स्काई के अंदर एक रेनबो दिखता है, ठीक है। वो जो क्या है, हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट है, ठीक है। इट इज कोज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये किसकी वजह से होता है बेटा, रेनबो किसकी वजह से बनता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रह गए थे, वाटर ड्रॉपलेट्स, इसके अंदर लाइट का डिस्पर्शन होता है, इसी वजह से क्या बनता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। अगर द सन आपका ईस्ट में है तो रेनबो फॉर्मेशन कहां पर होगा, वेस्ट में होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही होता है, सन की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपको रेनबो दिखता है, ठीक है। The refract and disperse the incident sunlight, then reflect in internal and finally refract it again when it comes out of the raindrops as shown in the figure। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, हमारी लाइट जो है वो क्या होता है, सीधी आती है, फिर यहाँ से रिफ्रेक्ट होगी, रिफ्रेक्ट होगी तो साथ में क्या होगा, इसका डिस्पर्शन होगा। और डिस्पर्शन वाली लाइट है अगेन क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से क्या होता है, रिफ्रेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है बेटा, रेनबो फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेन हाउ यू विल ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट यूजिंग कंपास नीडल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार मैग्नेट लेना है, पेपर के ऊपर रख देना, फिर ऐसे बाउंड्री ड्रॉ कर देना है, ठीक है। फिर एक कंपास की नीडल लेनी है, मान लो कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो पहले नॉर्थ पोल के पास आपको क्या करना है, कंपास को रखना है। तो कंपास की नीडल जो है वो ऐसे आपको डायरेक्शन दिखाएगी, जिसमें यहाँ पर अपन नीडल का साउथ पोल होगा और इधर नॉर्थ पोल होगा। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि ऑपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ है तो वहां पर क्या आएगा, कंपास का साउथ आएगा। जैसे जैसे बेटा आप इसको मान लो कि अभी थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूँ, कंपास को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, तो इसकी जो नीडल्स है वो क्या होगी, थोड़ी ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जैसे लेके आते हो तो साउथ पोल के पास लेके आओगे तो नॉर्थ पोल किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो साउथ पोल अगर बार मैग्नेट का है तो उसके बाजू में क्या होगा, मैग्नेट सॉरी कंपास का क्या आएगा, नॉर्थ पोल आएगा। तो अब जैसे जैसे बेटा इसको अलग अलग जगह पे रखना स्टार्ट करते हो तो निडल जो है बेटा कुछ इस डायरेक्शन में क्या करता है, आगे बढ़ता है। और सभी डायरेक्शन को करते आप जोड़ोगे तो आपको ऐसे कुछ मैग्नेटिक लाइंस मिलेगी, जो क्या डिनोट करती है, नॉर्थ पोल में से निकलती है और साउथ पोल में क्या करती है, एंटर करती है। बट मैग्नेट के अंदर आप देखोगे तो क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, बाहर की साइड क्या होता है, नॉर्थ में से निकलती है और साउथ में क्या करती है, एंटर करती है। जबकि बार मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे तो क्या है, साउथ में से कहां पर जाती है, नॉर्थ में जाती है। ऐसा वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है, ठीक है, यानी कि क्लोज लूप फॉर्म करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैसे इसका बेटा फॉर्मेशन होता है आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको लिखना कैसे है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, पेपर के ऊपर इसको रखना है, फिर ड्रॉइंग कर देना है इसकी बॉर्डर को, ठीक है। फिर क्या करना है, एक स्मॉल कंपास लेना है और उसको बार मैग्नेट के पास रखना है, नॉर्थ पोल के पास, ठीक है। बार मैग्नेट के कौन से पोल के पास क्या रखना है, नॉर्थ पोल के पास जब रखोगे तो क्या होगा, वी विल ऑब्जर्व दैट द साउथ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है उस तरफ क्या आएगा, नीडल का साउथ आएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द नीडल। नीडल के दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। नाउ मूव द नीडल टू अ न्यू पोजीशन सच दैट its south pole occupies the position previously occupied by its north pole। अब धीरे धीरे आपको इसको मूव करते जाना है, ठीक है। इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप
टिल यू रीच द साउथ पोल, मतलब धीरे धीरे आपको क्या करना है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट करना है, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स निकालते जाना है, निकालते जाना, निकालते जाना है। कब तक निकालते जाना है, जब तक आप मैग्नेट के साउथ पोल तक नहीं आ जाते हो तब तक, ठीक है। जॉइन द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द पेपर बाय स्मूथ कर्व, दिस कर्व रिप्रेजेंट फील्ड लाइंस। तो देखो यहाँ पर सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट किया तो एक कर्व बना, तो इस कर्व को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है। तो इसकी प्रॉपर फिगर यहाँ पर मैंने आपको नीचे बना के दी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, राइट शॉर्ट नोट अबाउट फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज के बारे में हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो पहले फ्यूज बनता कैसे वो समझ लेते हैं। तो फ्यूज बनाने के लिए बेटा दो टाइप के फ्यूज होते हैं, ठीक है। एक ऐसे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर लगाए, मतलब छोटा फ्यूज जो आपका बेटा टीवी के आसपास लगता है, और एक मेन फ्यूज जो आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है वहां पे लगता है, ठीक है। तो पहले बड़ा वाला फ्यूज कैसे बनता है, यानी कि मेन सर्किट के अंदर जो लगाया जाता है, ठीक है, वो कैसे बनता है वो भी हम देख लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है बेटा, वो क्या है, कंडक्टर है। और ये जो आपको बेटा येलो कलर जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर मेरा क्या है, बेस है। इसके ऊपर लगाया जाता क्या है, कंडक्टर। और दो कंडक्टर के बीच में क्या लगाया जाता है, एक वायर लगाया जाता है। दो कंडक्टर के बीच में क्या लगाया जाता है, वायर लगाया जाता है, ठीक है। और ये वायर जो लगाया जाता है इसको बोला जाता है फ्यूज वायर। क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर जो है बेटा लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि फ्यूज का काम क्या है कि अगर यदि सर्किट के अंदर करंट का लेवल बढ़ गया, करंट का अमाउंट बढ़ गया, तो ज्यादा करंट पास होगा तो अपन के सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकती है। वो शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए अपन फ्यूज यूज करते हैं। तो फ्यूज के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अगर यदि करंट बढ़ा तो उसके जनरेट होने वाली हीट है वो इस वायर को पिघाल देगी, और आपका सर्किट जो है क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और आपका जो भी अप्लायंसेस है बेटा, लाइक टीवी, फ्रिज वगैरह कुछ भी है, आपका एसी वगैरह जो भी है, उसको हार्म होता नहीं, यानी कि आपके सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है, तो इंसुलेटर बेस के ऊपर कंडक्टर लगाए जाते हैं, और दो कंडक्टर के एंड के ऊपर क्या करता है, बीच में एक वायर लगाया जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है फ्यूज वायर। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूज कंडक्टिंग वायर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, इसको अपन बोलते हैं कंडक्टिंग वायर या तो फ्यूज वायर, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड कनेक्टेड टू द टू मेटालिक कॉन्टेक्ट। देखो ये वाला जो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटालिक कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑन द इंसुलेटर बेस। तो इंसुलेटर बेस यानी कि ये वाला इंसुलेटर बेस है, इसके ऊपर लगाया गया है मेटल कनेक्टर, ठीक है, यानी कि मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स, और मेटेलिक कॉन्टेक्ट के बीच में क्या बांधा जाता है, लगाया जाता है हमारा कंडक्टिंग वायर या तो फ्यूज वायर, ठीक है। फिगर बी इसको बोल देते हैं फिगर ए, और ये हमारी हो जाएगी फिगर बी। तो फिगर बी जो है इसके अंदर आपको एक ग्लास ट्यूब दिया गया है। ग्लास ट्यूब के एंड के ऊपर क्या होता है, कंडक्टर होता है, और दोनों कंडक्टर के बीच में आप देख सकते हो कि एक वायर बांधा गया है, ठीक है, टाई किया गया है। तो वायर जो है वो क्या होगा, फ्यूज वायर होगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे फ्यूज जो होते हैं वो सर्किट के अंदर साथ में लगाया जाता है, टीवी के पास में लगाया जाता है, फ्रिज के पास में लगाया जाता है, ऐसी जगह पे लगाया जाता है, ठीक है। अगर दी कोई रीजंस की वजह से करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो अपन का फ्यूज वायर क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है इमीडिएटली, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो उससे जनरेट होने वाली हीट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा हीट क्या करेगी, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले बेटा वायर्स को क्या करेगी, मेल्ट कर देगी। अब बात करते हैं कि ये मेल्टिंग करंट, सॉरी, ये फ्यूज वायर जो है बनता किस में से, टीन में से बनता है, या तो फिर टीन का एक एलॉय आता है, ठीक है, उसमें से बनाया जाता है, या तो प्योर टीन में से बनाया जाता है, या तो फिर किस में से बनाया जाता है, टीन के एलॉय में से बनाया जाता है, ठीक है, टीन और लेड के एलॉय में से। कभी कभी इसका यूज होता है टीन एंड कॉपर में से भी बनाया जाता है, टीन लेड और टीन कॉपर का एलॉय होता है, उसमें से भी फ्यूज वायर बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसा लिखना है, वो भी यहाँ पर मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर बेटा हमारा पूरे का पूरा पेपर सॉल्यूशन जो है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आप सबको पेपर सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक गुड डे एंड टेक केयर।